Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Democratic Resurgence, which is a new name given to this chapter, Crisis of Democratic Order, and many new content has been added in this chapter. Like we have discussed about Ram Manohar Lohia, then Jayaprakash Narayan and Deen Dayal Upadhyay. And now we are discussing democratic upsurge. In the previous class, we have discussed the meaning of democratic upsurge, and we have also discussed the first phase of democratic upsurge. Because first phase, which started from 1950 till 1970, in which people started using their right to vote, and democracy was established in our country. And now today we will discuss the second phase and the third phase. Second phase starts with the year 1980s 1970s तक का जो फेज है वो फर्स्ट फेज है. ठीक है, फर्स्ट फेज (1950s से 1970s तक का फेज. और सेकेंड फेज जो हम देख रहे हैं सेकेंड फेज हमारा स्टार्ट होता है 1980 से. और ये जो फेज है, दिस फेज इज पर्टिकुलरली वेरी मच इम्पॉर्टेंट from the point of view of democratic participation, because in this phase what we find that the base of participation increased, because what happened in our politics, 1970s का जो decade था, that was emergency was used by Mrs. Gandhi, and एक तरह से polarization जो है ना वो start हो जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में. पोलराइजेशन का मतलब कि इंदिरा गांधी का जो कांग्रेस थी और जो नेहरू की कांग्रेस थी, उन दोनों में के नेचर में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस था. और इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उसका जो कंट्रोल था, जो ग्रुप जो इसके कंट्रोल में था, दैट वाज द पुअर ग्रुप. एंड इसी समय कास्ट के बेसिस पर पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो अदर बैकवर्ड कास्ट थे उनको कांग्रेस में जगह नहीं मिल रही थी. ठीक है, और इस कारण से हम ये देखते हैं कि जो ओबीसीज थे वो एक अलग पार्टी बनाना, एक एक्टिव होना पॉलिटिक्स में स्टार्ट कर देते हैं. तो इस कारण से ये जो 1980s से जो सेकेंड फेज स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में सोशल साइंटिस्ट योगेंद्र यादव ने इसको सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज का नाम दिया है. तो इसमें हम यही देखेंगे कि जो ओबीसी थे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है, क्योंकि ये वही समय है 1980 में ही 77 में जबकि जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन अपॉइंट किया था, है ना. एंड 1980 में ही मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी. एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन क्या था कि जो ओबीसीज है उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, ना तो गवर्नमेंट जॉब्स में, ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में. सो इन ऑर्डर टू गिव देम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन व्हाट वाज रिक्वायर्ड, दैट दे मस्ट बी गिवन रिजर्वेशन. दिस वाज द रिकमेंडेशन ऑफ दैट मंडल कमीशन. बट जब तक मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दी तब तक जनता गवर्नमेंट जो थी वो जा चुकी थी और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट फिर से स्टैब्लिश हो चुकी थी. और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इस रिकमेंडेशन को बिल्कुल भी नहीं माना, उसको बंद करके रख दिया गया. तो अब क्या था कि जो ओबीसीज थे वो ऑब्वियसली वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दिया है रिजर्वेशन के लिए ओबीसीज के, लेकिन उनकी रिपोर्ट को बिल्कुल भी माना नहीं जा रहा है. तो वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट अपने आप को उन्होंने पोलराइज करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, दूसरी तरफ जो एससी और एसटीज थे वो
एससी और एसटीज भी बहुत ज़्यादा जिसको हम कहेंगे अपने पावर को असर्ट करना इसी 1980s 70s 80s से ही स्टार्ट करते हैं। 70s लास्ट होते होते 80s में उनका भी अपना पावर का असर्शन बढ़ जाता है। देयर इज रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि 1950 में क्या हुआ था, देश आज़ाद हुआ, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन right to equality was given to all the people of the country, and no public place can be no one can be stopped to enter any public place like a school or temple or anything like that, because this was one of the most serious problem of pre-independence era, that there was a group like the group of Sudras who were not allowed entry in the public places like temples and schools, and that was the reason of their backwardness. So in the new constitution, in our constitution, it was done that anyone can go to any public place. No public place can be inaccessible to any person on the basis of caste or religion or gender or anything like that. तो अब क्या हुआ कि 1950s में हमें सबको राइट टू इक्वालिटी मिल गया। तो उस समय के जो बच्चे थे, पर्टिकुलरली अगर हम एससी और एसटी को देख रहे हैं, तो वो जो बच्चे थे वो 70s का लास्ट होते होते 80s होते होते वो बच्चे इस एज में पहुंच गए कि उनको उस समय 80s में ये पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें राइट टू इक्वालिटी दिया, एक्चुअली दैट राइट टू इक्वालिटी इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, दे आर स्टिल डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे स्टार्ट asserting their power, they start protest, they start organizing themselves. तो इस तरह से अगर हम 1980s के पीरियड की जो स्टार्टिंग देख रहे हैं, इसमें एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज, इन सबका जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस पीरियड में जो फर्स्ट पीरियड है, इन दैट पीरियड देयर वाज नो सच पार्टिसिपेशन फ्रॉम एससीज, एसटीज और ओबीसीज। बट जब सेकेंड फेज हम देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंस, और वी कैन से द इम्पॉर्टेंट फीचर और यूनिक फीचर ऑफ दिस second phase of democratic upsurge. So because of this participation of SCs, STs and OBCs, what happened that Indian politics became more accommodative. Accommodation बढ़ गया. What do you mean by accommodation? एकोमोडेशन का मतलब हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब हम साथ लेकर चलते हैं, ठीक है, उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि इफ देयर इज अ बेंच and on that bench the place is only for two people can sit on that bench comfortably, and now what happens that two people are sitting on the bench and another person is there also, he is also there, but he is standing there because there is no room for him or her to sit. तो अब इसमें जो लोग बैठे हुए हैं उनको तो जगह मिली हुई है, लेकिन खड़ा जो इंसान है उसको जगह नहीं मिली है, वो खड़ा है। तो अब इसमें व्हाट इज एकोमोडेशन कि जो लोग बैठे हुए हैं वो थोड़ा अपने आप को कष्ट दे लें, थोड़ा सा परेशानी उठा करके थोड़ी जगह क्रिएट कर दें ताकि वो जो तीसरा आदमी खड़ा है उसको भी बैठने की जगह मिल जाए। वी डू सच थिंग्स ना, पब्लिक प्लेसेस में कई बार हम ऐसा करते हैं, जैसे बस में हम बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो वी डू सच थिंग्स कि अगर कोई हमारे सामने खड़ा है तो हम थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करके उनको भी जगह दे के बैठा देते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन का मतलब हो रहा है कि जो डिफरेंट लोग हैं उन सबको साथ लेकर चलना।
तो जब ये पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है SC ST एंड OBC का, तो ये हमारे पॉलिटिक्स को अकोमोडेटिव बना रहा है, जिसमें हर किसी के लिए जगह है ना, हर कोई जिसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और हर किसी के लिए इसको एक्सेसिबल बना रहा है, यानी कि एनीवन कैन गेट एक्सेस टू द पॉलिटिक्स, है ना। तो एक्सेसिबल भी बन रहा है, अकोमोडेटिव एंड एक्सेसिबल, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं हमारे डेमोक्रेटिक अपसर्ज का। और इस अपसर्ज से, ये जो सेकंड फेज के अपसर्ज की हम बात कर रहे हैं, इससे अगर देखा जाए तो SC ST और OBCs के लिविंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं आता है। इट वाज ओनली participation, and this participation does not bring any kind of change in the lifestyle of these people. Especially अगर हम दलित्स को देखें, तो दलित्स तो जो थे उनका पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ता है इस पीरियड में, अपने आप को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, है ना। और ये एक तरह का वो होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की ये लड़ाई थी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी चीज़ों को नहीं फॉलो किया जा रहा था, बस वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई ऑर्नामेंटल टाइप ऑफ चीज़ बन गई थी, जिसका कोई रियल प्रैक्टिस में जिसको यूज़ नहीं किया जा रहा था। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो हमारे SC ST और OBC हैं, वो अपने पावर को असर्ट करना स्टार्ट करते हैं। एंड यू मस्ट बी अवेयर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि 1989 का ही टाइम था। ये जो SC ST एक्ट बना वो 1989 में ही बना था। वो एक्ट क्यों बनाने की जरूरत हुई? इसलिए जरूरत हुई कि जब SC और STs के जो यंग जनरेशन था, जब वो बड़े होते हैं 80s में, जब वो यंग एज में आते हैं और देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं हो रहा है, उनके साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो दे स्टार्ट asserting themselves, अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पावर है वो हमें चाहिए, दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग। और जब इनकी तरफ से प्रोटेस्ट आता है, तो जो अपर कास्ट के लोग होते हैं उनकी तरफ से और भी बहुत ज़्यादा सप्रेशन की कोशिश की जाती है कि इनको बिल्कुल भी उठने न दिया जाए किसी भी तरह से। और इधर से पहले तो लोअर कास्ट की तरफ से ये हुआ, पार्टिसिपेशन हुआ, और फिर उसको दबाया गया ऊपर से ब्राह्मण्स की तरफ से, जो अपर कास्ट के थे उनकी तरफ से। और इसी कारण गवर्नमेंट को ये SC ST एक्ट ऑफ 1989 लाना पड़ा था। तो ये हमारा पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट, जो लास्ट जो स्टेज है, थर्ड स्टेज है, जो कि 1990 से स्टार्ट होता है। ये हमने जब लास्ट चैप्टर किया था तो हमने इसको डिस्कस किया था कि 1989 के बाद से क्या क्या मेजर चेंजेस होते हैं। और 1990, अर्ली 1990 या फिर हम कहें 1991 में एक बहुत ही मेजर चेंज आता है हमारे सिस्टम में, एंड दैट इज चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। बिकॉज 1991 वो ईयर है जबकि USSR का डिसइंटीग्रेशन होता है। And with the disintegration of USSR, what happens that actually we can say that it was the victory of the capitalist ideology. And after that, there was pressure from WTO and World Bank on all the countries to open up their economy, and accordingly, India also opened up its economy. It's not only कि केवल pressure था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे बिकॉज ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। वी वर नॉट कम्प्लीटली क्लोज्ड, बट स्टिल टू सम एक्सटेंट वी वर क्लोज्ड बिकॉज वी हैव अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कुछ एक्सटेंट तक हम क्लोज्ड थे। तो इस क्लोज्ड इकोनॉमी के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो था वो हमारा बहुत ही कम हो गया था। तो इन सब रीजन से हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हमने 3 चीज़ों पर जोड़ दिया। 3 हमारा फोकस था, एक लिबरलाइजेशन, दूसरा ग्लोबलाइजेशन और तीसरा प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। इसमें लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब है कि इकोनॉमी को लिबरल करना।
जो लाइसेंस और परमिट का सिस्टम था उन सब चीज़ों को डाइल्यूट करना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे अगर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होगी, तो फिर वो बेकार हो जाएगा, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो ये लिबरलाइजेशन है कि इकोनॉमी को लिबरल बनाइए, रूल्स को उतने ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत ना हो। देन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हो रहा है कि जो कैपिटल का फ्लो है, गुड्स का फ्लो है, उस पर जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस लगे हैं वो हटा दिए जाए। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि जो सामान बाहर से आ रहा है उस पर इंटरेस्ट लगता है, उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, जो सामान बाहर जाता है एक्सपोर्ट होता है उस पर ड्यूटी लगती है, वो ड्यूटी कम करिए ताकि सामानों का आना जाना इजीली हो सके। कैपिटल इन्वेस्टमेंट एफडीआई करिए, है ना। तो ये हो गया ग्लोबलाइजेशन। इस तरह से प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल है वो कम से कम होता जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट हाथों में कंट्रोल दिया जाए। ठीक है, तो ये इस पॉलिसी को हमने 1991 में अडॉप्ट किया और इसी के साथ हमने एक अभी तक जो एकदम हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी था जिसमें सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों को मिला के हम चल रहे थे, बट नाउ we have inclined ourselves towards capitalism। हमने अपने आप को कैपिटलिज्म की तरफ झुका लिया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि हर तरफ जो गवर्नमेंट है उसके रोल को कम किया गया और इसी के साथ थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज स्टार्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल मार्केट जो है वो अवेलेबल है। और ये जो इलेक्टोरल मार्केट है, कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल मार्केट, एक मार्केट जहाँ पर कंपटीशन के थ्रू एवरीथिंग इज हैपनिंग, मेरिटोक्रेसी को जिसमें बात की जा रही है कि मेरिट के बेसिस पे सारी चीज़ें होंगी। तो इस कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल मार्केट में क्या है, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट को अडॉप्ट किया गया, न कि सर्वाइवल ऑफ द एबलिस्ट। जो जो एबल है, सबसे ज़्यादा एबल है, उससे ज़्यादा जो सबसे बढ़िया है उसको सर्वाइवल को इम्पोर्टेंस दिया गया। ठीक है, और इसमें हम ये देखते हैं कि इंडियन मार्केट में 3 शिफ्ट होते हैं। ये शिफ्ट क्या है, अभी तक जो कंट्रोल स्टेट के हाथ में था, जैसे प्राइसेस जो है हमारे यहाँ ज़्यादातर स्टेट कंट्रोल करती थी, लेकिन अब क्या हुआ कि सारा का सारा जो कंट्रोल है वो स्टेट्स के हाथों से निकल के मार्केट में चला गया। मार्केट में जाने का मतलब क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई विल फिक्स द प्राइस ऑफ एनीथिंग, not nothing, no other factor than this demand and supply will determine the price of any goods। ठीक है, तो मार्केट जो अभी तक हमारा फोकस जो स्टेट पे था वो मार्केट पे चला गया। इसी तरह से गवर्नमेंट पर हमारा फोकस था कि सरकार क्या करती है, सरकार क्या किसकी है, किसके पास पावर है। अब गवर्नमेंट की जगह हमारा जो फोकस है वो गवर्नेंस पे हो गया, यानी कि सरकार कैसे चलाई जा रही है। people are satisfied or not, the governance is done in such a manner that the needs of the people are getting fulfilled or not। तो गवर्नमेंट से ज़्यादा जरूरी है गवर्नेंस। गवर्नमेंट किसकी है या किसके पास क्या पावर है, इस सब से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये होता है कि हम ये देखें कि गवर्नेंस कैसा हो रहा है, शासन चलाया कैसे जा रहा है, क्या वो लोगों के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और एक तीसरी चीज़ जो शिफ्ट हुई वो है फ्रॉम स्टेट एज कंट्रोलर टू स्टेट एज फैसिलिटेटर। पहले जो स्टेट था ना उसका क्या रोल होता था, वो एक कंट्रोलर का काम करता था कि नहीं आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ भी करनी है तो द स्टेट स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ कंट्रोलर। आपको लाइसेंस लेना होगा, परमिट लेनी होगी, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ साइन कराना होगा, वहाँ साइन कराना होगा, इतने सारे ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट किए जाते थे। तो वो क्या था, द स्टेट एक्टेड एज अ कंट्रोलर कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी पर रोक लगाई जाए। फॉर व्हाट दिस कंट्रोल, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस कंट्रोल, नो यूटिलिटी इज देयर।
तो अब पहले कंट्रोलर था, अब क्या बन गया, अब फैसिलिटेटर बन गया कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, कैसे लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज हो सके। ठीक है, तो इस तरह से जो थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज है उसमें हम ये देखते हैं कि इसका जो फोकस है वो ये है कि जो यंग है उनका पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। जब हमने इंडिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर किया था तो आई टोल्ड यू इंडिया इज कॉल्ड यंगिस्तान। क्यों यंगिस्तान कहा जाता है? क्योंकि यंग एज ग्रुप के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा वो इंडिया में है। ठीक है, यंग एज ग्रुप के लोगों का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा, इसीलिए यंगिस्तान कहा जाता है। और थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ट जो है वो ये चाहता है कि जो यंग जनरेशन है उनका पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, है ना। और ये जो न्यू जनरेशन है, ये जो यंग जनरेशन है, एक्चुअली दे आर द रियल गेम चेंजर्स। वो गेम चेंजर बन गए हैं। क्यों? क्योंकि जो ओल्डर जनरेशन के लोग हैं, whenever they go to cast their right to vote, their prime concern is only about caste and religion and all, which are not at all important, which are not at all given concern by this young generation. This young generation, whenever they go to cast their right to vote, their only question is about development and governance. The government is able to bring economic development or not, and how is the governance? That is the only question in the mind of the young people who are there to exercise their right to vote. So instead of voting on the lines of caste and religion, this young generation is voting on the lines of development and governance, and that is the most important thing about democracy. So this is all. अभी इसका जो मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग समराइज करेंगे. So now we will write main points of this democratic upsurge. What do you mean by democratic upsurge? Explain. The three phases explain the three phases of democratic upsurge in post-independence independent इंडिया. ठीक है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है ना. एंड नाउ वी विल समराइज मेन पॉइंट्स. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें डिफाइन करना होगा कि पॉलिटिकल अपसर्ज का मतलब क्या होता है. वही इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन इन दिस इन द डेमोक्रेटिक practices of country is known as this democratic upsurge. And after that we will say that this democratic upsurge can be can be divided into 3 phases, and then the first and second and third phases will be described.
फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज क्या हुआ, अगर इसके मेन फीचर्स हम देखें तो फर्स्ट इसमें सबसे पहले तो आपको देना होगा इसका पीरियड, है ना, कब से कब तक को हम लोग मानते हैं फर्स्ट फेज 1950s to 1970s। देन इसमें हम लोग देंगे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो मिला, या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो सबको मिला, उसको उसके कारण किस तरह का ओपिनियन बना दुनिया में हमारे लिए, है ना, वर्ल्ड ओपिनियन। और ये वर्ल्ड का ओपिनियन ऐसा क्यों बना, क्यों इसको कहा जा रहा था इस तरह से कि ये गैम्बलिंग है और ये है, बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, बिकॉज ऑफ इलिटरेसी एंड पॉवर्टी, है ना। तो ये चीजें आपको एक्सप्लेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरी दुनिया का क्या ओपिनियन बन रहा था, क्यों बन रहा था, बिकॉज ऑफ इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। ठीक है, ये हमारा सेकेंड फेज हो जाता है। हाँ, इसमें हम एक चीज ये भी लिखेंगे कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो क्या कह रहा है, जो हमने देखा उससे यही प्रूफ हुआ कि लोगों ने अपने राइट को बहुत ही अच्छे से यूज किया, दे वर एबल टू यूज देयर राइट टू वोट इन अ प्रॉपर मैनर, है ना। ये हमारा फर्स्ट फेज हो गया। इसके बाद हम करेंगे सेकेंड डेमोक्रेटिक फेज। अब जो सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज हो रहा है, ये इसका पीरियड क्या है, 1980 से है। और इसको किस सोशल साइंटिस्ट ने इसको बताया है इसके बारे में, वो है योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव, ठीक है। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर क्यों ये पार्टिसिपेशन बढ़ा इस समय, जिस डेमोक्रेटिक अपसर्ज की बात कर रहे हैं, वो अपसर्ज क्यों आया, दैट अपसर्ज केम बिकॉज ऑफ SCs, STs एंड OBCs। ठीक है, और इन सब के कारण क्या होता है कि इनका जो सोशल डेमोक्रेटिक जो नॉट सोशल, इनका जो डेमोक्रेटिक अपसर्ज था वो बढ़ जाता है। और इसके कारण इनके पार्टिसिपेशन होता है पॉलिटिक्स में, और इसके साथ ही हमारा पॉलिटिक्स एकोमोडेटिव और एक्सेसिबल बन जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल होने के लिए। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो जिस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन होता है उससे एकोमोडेशन बढ़ता है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन व्हाट वी फाइंड दैट देयर इज नो चेंज इन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो वही रह जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं आ पाता। ठीक है, और ये जो भी जिनको हम लोअर कास्ट कहते हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट ऑफ द सोसाइटी, दे गेट अपॉर्चुनिटी टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। ठीक है, और बस ये हमारा सेकेंड पीरियड हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड पीरियड को देखेंगे, थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो है वो 1990s में आ रहा है, और इसके आने के पीछे जो मेन रीजन है वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें जिस चीज पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है वो है ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, GPL, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। और इससे क्या हुआ कि जो हमारी कंट्री है उसके अंदर एक डेमोक्रेटिक अपसर्ज आता है, क्योंकि ये हमारे ये जो भी चेंजेस लाए गए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से, उससे पार्टिसिपेशन बढ़ता है इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन के साथ ही पॉलिटिक्स के लिए भी रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, तो इस बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री, वी सी दैट देयर was change in the political system as well,
एंड व्हाट वी फाइंड कि अभी तक जो सर्वाइवल ऑफ द एबलेस्ट होता था वो सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट जो होता था वो अब हो गया है सर्वाइवल ऑफ द एबलेस्ट। ठीक है, जो सबसे योग्य है वही सरवाइव करेगा, क्योंकि अब मेरिटोक्रेसी हो गई। अब किसी भी तरह का सरकार का, गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो नहीं रह गया। ठीक है, तो इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ और भी शिफ्ट हुए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में। लाइक हम देखते हैं कि जो शिफ्ट हो रहा है वो फ्रॉम स्टेट टू मार्केट। ठीक है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट शिफ्ट्स हो रहे हैं, लाइक फ्रॉम स्टेट टू मार्केट। जो चीजें अभी तक स्टेट कंट्रोल कर रही थी अब वो मार्केट के हाथ में चली गई। यू कैन रिमेम्बर इट बाय लाइक प्राइस। जो प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, सब्सिडीज दे रही थी, वो सारी चीजें अब स्टेट के हाथ से निकल के मार्केट में चला गया। डिमांड एंड सप्लाई विल फिक्स द प्राइस ऑफ द थिंग्स, है ना। गवर्नमेंट की जगह अब गवर्नेंस की बात होने लगी। गवर्नमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कैसा गवर्नेंस दे रहा है ये सरकार, दैट इज इम्पॉर्टेंट, है ना। तो ये शिफ्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्टेट जो है वो जो कंट्रोलर बना हुआ था अब वो फैसिलिटेटर बन गया। स्टेट जो कि कंट्रोलर बना हुआ था अब वो क्या बन गया, अब वो फैसिलिटेटर बन गया, है ना। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस। और आज का जो यंग जनरेशन है वो जब भी वोट देने जाता है तो वो सिर्फ दो ही चीज को ख्याल में रखता है, दिस डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, कि कैसा गवर्नेंस दे रही है सरकार, कैसे अपना काम कर रही है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं ये आपके पूरे के पूरे आंसर में आएंगी। एंड दिस इज रियली एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, सो वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास।